फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे प्रधानमंत्री के बारे में, प्राइम मिनिस्टर। तो जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में इसके पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है, उसमें प्रधानमंत्री के बारे में मंत्रिपरिषद का ही सदस्य होता है प्रधानमंत्री, लेकिन उस मंत्रिपरिषद का ये प्रधान होता है। बाकी जो होते हैं मंत्री, जैसे कैबिनेट मंत्री हैं, उप मंत्री हैं और राज्य मंत्री हैं, तो ये सब मिलकर मंत्रिपरिषद बनाते हैं। तो इस मंत्रिपरिषद का नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता है, इसलिए ये चैप्टर महत्वपूर्ण हो जाता है। और अभी जानते हैं कि अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है और तीसरी बार प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई, जो नरेंद्र मोदी जी ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तो इसलिए चैप्टर महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में कि प्रधानमंत्री से रिलेटेड कौन कौन से प्रावधान हैं, ठीक है, क्या क्या है, क्या शक्तियाँ उसकी हैं, कौन से कर्तव्य उसके हैं, फिर कौन से अनुच्छेद उससे रिलेटेड हैं। तो आज इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले इस टॉपिक के हाइलाइट्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि इस टॉपिक का हाइलाइट्स क्या है। तो पहले हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होंगे उसको देखेंगे कि कौन कौन से इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो थोड़े से देखेंगे उनको। फिर दूसरा है प्रधानमंत्री से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर तीसरा टॉपिक होगा प्रधानमंत्री की संवैधानिक स्थिति क्या है हमारे लोकतांत्रिक संसदीय शासन प्रणाली में, जो भारत का लोकतांत्रिक गणराज्य है जो संसदीय शासन प्रणाली को अपनाता है। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं कि प्रधानमंत्री की शपथ क्या होती है, पदावधि क्या होती है और वेतन क्या होता है। ठीक है, तो इस पे अध्ययन करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ कौन कौन है। तो इस प्रधानमंत्री के टॉपिक का इतने रूप में हम अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोग केंद्रीय मंत्रिपरिषद में भी इन चीज़ों का हम लोगों ने अध्ययन किया हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फिर से इसको हम लोग अध्ययन करेंगे यहाँ पे। चलिए, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है, प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। तो देखिए, यहाँ पे ना कार्यपालिका शक्तियाँ प्रधानमंत्री में नहीं निहित होती हैं, राष्ट्रपति में निहित होती हैं। हालांकि वास्तविक कार्यपालिका शक्तियाँ जो है, मतलब देखिए, राष्ट्रपति जो होता है वो राष्ट्र का प्रमुख होता है और सरकार का प्रमुख प्रधान होता है। लेकिन भारत में चूंकि गणराज्य है, ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली अपनाया गया है और यहाँ पे राष्ट्रपति जो है ना वो नाम मात्र का है। वास्तविक शक्तियाँ किसके पास है? प्रधानमंत्री की। लेकिन यहाँ पे भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में नहीं थे। अब ये आप जब पढ़ेंगे हम लोग तब देखेंगे इस चीज़ को। फिर प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। ये पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं होता है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आंसर देना यहाँ पे जरूरी नहीं है और आप आंसर इसका कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जो अध्ययन आधारित प्रश्न मैं पूछता था ना, उस रूप में इसी दो प्रश्न को आप उसका आंसर दीजिएगा। फिर दूसरा प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय, जब भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है उसके समय क्या होता है? पहला ऑप्शन है, जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि जब प्रधानमंत्री किसी को नियुक्त किया जाता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो किसी सदन या राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य हो ही, लेकिन जब प्रधानमंत्री के रूप में उसकी नियुक्ति हो जाती है तो उसके 6 महीना के अंदर उसको किसी न किसी सदन से, चाहे राज्यसभा से चाहे लोकसभा से, सदस्यता लेनी पड़ेगी या उसका सदस्य बनना पड़ेगा, ये कह रहा है। बी ऑप्शन है, जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। ठीक है, ये बी ऑप्शन है। सी ऑप्शन है, संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य होना चाहिए, ये सी ऑप्शन है। डी ऑप्शन क्या है? आवश्यक रूप से लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। इसका आंसर ए है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो किसी सदन का सदस्य हो। सदस्य है तो कोई बात नहीं है, चाहे, और एक ही चीज जान लीजिए कि वह चाहे लोकसभा से हो चाहे राज्यसभा से हो, उसके प्रधानमंत्री बनने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो बहुमत प्राप्त दल है वो उस व्यक्ति को अपना नेता चुनता है जो राज्यसभा से सदस्य है या लोकसभा से है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे कि मनमोहन सिंह थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, या इसके पहले डॉक्टर इंद्र कुमार गुजराल थे, ये राज्यसभा के सदस्य थे लोग और ये प्रधानमंत्री बने। ठीक है, तो इसका कोई मतलब नहीं है कि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है कि लोकसभा का सदस्य है। अगर सदस्य नहीं भी है और उसकी प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति हो जाती है तो 6 माह के अंदर उसे या तो लोकसभा में या राज्यसभा में सदस्यता ग्रहण करनी होगी। ठीक है, तो इस आंसर को हम लोगों ने देख लिया। 2 क्वेश्चन हम लोग आज का देख लिए। ठीक है, अब चलिए प्रधानमंत्री से संबंधित मुद्दे कौन कौन से हैं इसको देखते हैं। अब
देखिए प्रधानमंत्री संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं, तो देखिए पहला अनुच्छेद इसमें ये है कि अनुच्छेद 74 पहले जो उस पे नंबर पे है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 74 में ही कहा गया है कि राष्ट्रपति को, जैसे अनुच्छेद का राष्ट्रपति वाले में था कि राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। फिर अनुच्छेद 74 में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी और इसी के अनुसार ये कार्य करेगा। ये अनुच्छेद है 74। 75 में क्या कहा गया है कि मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध है कि मंत्रियों की नियुक्ति कैसे करेगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति कैसे करेगा, ये सब बातें हैं। फिर ये अनुच्छेद 77 में क्या है, भारत सरकार के कार्य का संचालन कैसे होगा उसके बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं, ठीक है। और अनुच्छेद 88 क्या है, सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार के बारे में उल्लेख किया गया है। तो ये प्रधानमंत्री से संबंधित मुद्दे या अनुच्छेद हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं प्रधानमंत्री के बारे में क्या प्रावधान है। तो लोकतंत्र की संसदीय शासन व्यवस्था, जिसको संसदीय शासन व्यवस्था में क्या होता है कि यहाँ पे कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं, लेकिन राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है। वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ किस में होती हैं, प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। और एक तरह से कहा जाए कि वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। यहाँ स्पष्ट है कि राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। तो ये कहा जाता है ना कि प्रधानमंत्री भारत में वास्तविक शक्तियों का उपभोग करता है जबकि राष्ट्रपति क्या होता है, रबड़ स्टाम्प होता है, ठीक है। तो ये बात सही है काफ़ी हद तक। हालांकि राष्ट्रपति को भी बहुत सी शक्तियाँ दी गई हैं, हम लोगों ने राष्ट्रपति वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति रबर स्टाम्प है, उसको भी बहुत सी शक्तियां दी गई हैं। और राजेंद्र प्रसाद, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उनके बीच में कुछ बातों को लेकर मनमुटाव भी हो गया था। तो उन्होंने बहुत मुद्दों पे प्रधानमंत्री का, उन्होंने उनके अधिकारों पे थोड़ा सा कहा जाए कि थोड़ा सा क्लैश ऑफ टाइटन हुआ था, शक्तियों के बीच में टकराव हुआ था। हालांकि आज ये स्थिति नहीं है। आज की जो राष्ट्रपति हैं उनको तो एक तरह से मान सकते हैं कि वो बिल्कुल मंत्रिपरिषद के अकॉर्डिंग, उनका कोई अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व की इस तरह से नहीं है जिस तरह से राष्ट्रपति के बारे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के व्यक्तित्व को समझा जाता था, ठीक है। चलिए, हालांकि मैं राष्ट्रपति के पद की और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के पद की मैं गरी अवहेलना नहीं कर रहा हूं, उनका डिफॉर्मेशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो रियलिटी दिखती है वो उसको बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75A के तहत यह प्रावधान है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, किंतु इसका यह अभिप्राय नहीं है कि राष्ट्रपति किसी को भी प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर देगा। वह लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा। जैसे देखिए इसमें क्या होगा, जो अभी लोकसभा चुनाव हुआ है, 4 जून को इसका रिजल्ट आया है, तो उसमें किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं था, बल्कि जो एनडीए थी जिसमें सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, उस दल को तो बहुमत नहीं था, 240 था। और चाहिए कितना, 272 सीटें चाहिए कम से कम एक दल को बहुमत प्राप्त करने के लिए लोकसभा में 543 में से, ठीक है। तो इसमें से क्या होना चाहिए, 543 में से 272 जिस पार्टी को होगा तो उसको सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति आमंत्रित करेगा। लेकिन किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं था। सबसे बड़ी पार्टी जो बीजेपी थी उसको 240 सीटें मिली हैं, जो बहुमत से 32 कम है। तो इसका मतलब है कि इनके नेतृत्व में, बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन था, तो इसको 290 से अधिक सीटें मिल गई थी। तो राष्ट्रपति ने इसको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। तो देखिए, जब किसी दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त है, तब प्रधानमंत्री किसी भी दल या गठबंधन को सरकार के लिए आमंत्रित कर सकता है। जब प्री पोल अलायंस हो, जब मतलब चुनाव के पहले ही अगर गठबंधन कर लिया है किसी ने और उसको स्पष्ट बहुमत है, तो राष्ट्रपति फिर उसको बुलाएगा। और अगर चुनाव पहले ही कोई पार्टी है और चुनाव में वो स्पष्ट बहुमत किसी एक पार्टी पर्टिकुलर को मिला है, तो फिर राष्ट्रपति उसको आमंत्रित करेगा। ये जान लीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ जान लीजिए, किसी को भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त नहीं कर सकता, ये जान लीजिए, इसकी सीमित लिमिटेशन है। अब क्या है, वह लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है, जो मैंने आपको अभी डिस्कशन किया है। चलिए, इसका अपवाद क्या है कि जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और राष्ट्रपति किसको करेगा, जिसको लोकसभा में स्पष्ट बहुमत है, या तो दल को या गठबंधन को, उसी को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा। लेकिन कुछ विशेष स्थितियां हैं जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति अपने मन मर्जी से करता है। कैसे करता है, वही चीज़ बताया कि यदि लोकसभा चुनाव में, जैसे आम चुनाव हुआ अभी जो बताया मैं आपको, तो इसमें जब लोकसभा के चुनाव में यदि किसी दल या गठबंधन को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत न हो, जैसे मान लेते हैं कि
72 सीटें चाहिए, किसी को मतलब लोकसभा में। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या होता है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मान लीजिए अभी तो एनडीए गठबंधन था, इसको 290 प्लस सीटें हैं, कोई 94-93 जो भी हैं सीटें प्राप्त हो गई, तो 272 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने क्या किया कि इस गठबंधन जो एनडीए गठबंधन था, इसका नेता कौन थे, नरेंद्र मोदी थे, इनको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर दी, सरकार बन गई। लेकिन मान लीजिए कि अगर किसी खास कंडीशन में ये एनडीए को 260 सीटें मिलती और इंडिया गठबंधन को 250 सीटें मिलती, और जो बाकी सीटें हैं ये ऐसे लोगों को मिलती जो ना इंडिया में है ना एनडीए में है, और वो किसी को अभी खुला समर्थन भी नहीं दे रहे हैं, तब क्या होता कि ये 280 नहीं बल्कि 260 है। तब क्या होता, किसी को स्पष्ट बहुमत 272 नहीं प्राप्त है गठबंधन को, तो यहाँ पे राष्ट्रपति किसको बुलाते, फिर यहाँ पे राष्ट्रपति अपने मन से बुलाते। तो एक परंपरा है कि जो सबसे बड़ा गठबंधन है या दल है उसी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते। तो ये चीज़ राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर हो जाती। अब मान लीजिए यहाँ पे भी एक ट्विस्ट हो जाता है, क्योंकि ये तो बड़ा टोइंग है, जिंदगी में बड़ा ट्विस्ट होते रहते हैं। मान लेते हैं कि दोनों गठबंधनों को 260 मिल जाता है। अब यहाँ पे बड़ी विकट स्थिति है, 260, बाकी जो हैं वो रेस्ट पार्टियों को मिलता है जो ना तो एनडीए की गठबंधन में है ना इंडिया गठबंधन में है, जो दो गठबंधन है। तो अब राष्ट्रपति के पास विकल्प क्या होता, दोनों जब गठबंधन है, तब यहाँ पे राष्ट्रपति अपना विवेक का इस्तेमाल करते कि वो देखते कि कौन सा दल है जो सरकार गठन करने में सफल होगा, तो उसको आमंत्रित करते। ठीक है, हालांकि सबको पता है कि इस अगर 260 एनडीए है और 260 इंडिया है, तो आज के हालात में राष्ट्रपति किसको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते, ये कोई भी व्यक्ति बता सकता है कि राष्ट्रपति इसमें किसको आमंत्रित करती सरकार बनाने के लिए। बट एक कंडीशन है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन है जब राष्ट्रपति अपने मन से प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है कि जैसे प्रधानमंत्री है, अचानक उसकी मृत्यु हो जाए तथा उसका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी न हो। ठीक है। अब देखिए, हालांकि किसी निवर्तमान प्रधानमंत्री की मृत्यु पर यदि सत्ताधारी दल एक नया नेता चुनती है तो राष्ट्रपति के पास उसे प्रधानमंत्री नियुक्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। लेकिन प्रधानमंत्री कैसे सत्ता दल का, जैसे अब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे इंदिरा गांधी की हत्या हुई, और इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो तुरंत क्या हुआ कि वहाँ जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह, उनके सामने एक संकट हो गया कि भाई यहाँ पे क्या हो गया, प्रधानमंत्री की हत्या हो चुकी है, किसी व्यक्ति को, अब व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में ऐसे अपने मन से उठा के राष्ट्रपति तो चुनेगा नहीं। ठीक है, या पार्टी का अधिक इनको बना दीजिए, तो ऐसा नहीं है। संसदीय दल की बैठक होगी, संवैधानिक प्रावधान है, संसदीय दल की बैठक होगी इस पार्टी की, उस संसदीय दल की बैठक में किसी व्यक्ति को नेता चुना जाएगा, तब तो राष्ट्रपति उसको प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा। लेकिन वहां पे क्या हुआ था कि डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह थे, उन्होंने तत्काल राजीव गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया। ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री के ऊपर, राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है कि वो ऐसी स्थिति में किसी कोई व्यक्ति, अब भाई जब पार्टी के आप संसदीय दल की बैठक होगी, ठीक है, विधानमंडल के नेता के रूप में चुना जाएगा जिस व्यक्ति को, उसको फिर प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा वो, तो प्रोसेस में टाइम लगेगा ना। अब सभी सांसद और एक समय तो इकट्ठा है नहीं दिल्ली में ही कि सब एक था ऑन द स्पॉट हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। जैसे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी तो उसमें गुलजारी लाल नंदा को केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। फिर संसदीय दल की बैठक हुई, कांग्रेस पार्टी की विधानमंडल की बैठक हुई, फिर उसमें लाल बहादुर शास्त्री को उन्होंने अपना नेता माना, फिर लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। फिर लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु जब हो गई ताशकंद में, तब उस समय क्या हुआ था, तब फिर गुलजारी लाल नंदा को केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ दिलाई गई थी। फिर इसके बाद संसदीय दल की बैठक हुई कांग्रेस पार्टी की, और फिर श्रीमती इंदिरा गांधी को अपना नेता चुन लिया, फिर इंदिरा गांधी को राष्ट्रपति बनाया गया। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि केयर टेकर भी बना दे, किसी को बना दे। लेकिन हाँ, अगर किसी प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई और जो सत्तारूढ़ दल है उसने नया नेता चुन लिया, अपना विधानमंडल का सत्र तुरंत अधिवेशन बुलाया, उसमें चुन लिया कि हमारा ये नेता विधानमंडल का है और इसको प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाए, तब यहाँ पे राष्ट्रपति के पास कोई विकल्प नहीं रह जाएगा, वो फिर उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करने के लिए बाध्य है। तो ये प्रावधान थे हम लोग के। फिर आते हैं प्रधानमंत्री के शपथ पदावधि जो है उसकी और उसके वेतन के बारे में। तो राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, जिसमें प्रधानमंत्री कहता है कि मैं, अब देखे होंगे कि मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो उनका पूरा नाम है, उस तरह से मैं फला भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्य रखूंगा, मैं श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से अपने पद के दायित्वों का निर्वहन करूंगा, मैं भय या पक्षपात
अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। ये शपथ लेता है। ठीक है, अब आते हैं प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, परंतु प्रधानमंत्री को जब तक लोकसभा में बहुमत प्राप्त है राष्ट्रपति उसे पदच्युत नहीं कर सकता, मतलब हटा नहीं सकता। अब देखिए इसका कहने का मतलब क्या है कि देखिए जो संसद का जो काल होता है वो 5 साल का होता है, जब चुनाव होता है तो वो 5 साल तक प्रधानमंत्री रह सकता है, लेकिन ये कोई निश्चित नहीं है कि 5 साल तक रहेगा। ठीक है, ये कुंभ मेला नहीं है कि हर 12 साल के लिए फिक्स हो गया कि 12 साल में आएगा लगेगा, नहीं, ये प्रधानमंत्री 5 साल के लिए तो संसद की चुनाव हुआ है, 5 साल तक तो रहेगा ही रहेगा सामान्य परिस्थितियों में। लेकिन अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है या लोकसभा सरकार के खिलाफ विश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है या लोकसभा में सरकार अल्पमत में आ जाती है, तो फिर 5 साल का थोड़े कार्यकाल पूरा करने के लिए कहा जाएगा नहीं 5 साल के लिए आपको आ गया, फिक्स टर्म टेन्योर के लिए आपको किया गया, नहीं, जब तक इनको लोकसभा में बहुमत प्राप्त है तभी तक सरकार रहेगी और तभी तक प्रधानमंत्री अपने पद पर बना रहेगा। राष्ट्रपति को जब लगेगा कि प्रधानमंत्री लोकसभा में अपना बहुमत खो चुका है तो वो प्रधानमंत्री से कहेगा कि या तो लोकसभा में तुम अपना बहुमत सिद्ध करो या त्यागपत्र दो। तो इसका यही मतलब है प्रसाद पर्यंत कि जब तक राष्ट्रपति उसको ये कहता है कि पद आप बने रहो, मतलब राष्ट्रपति कब तक कहेगा, जब तक लोकसभा में प्रधानमंत्री को बहुमत प्राप्त है तब तक बने रहेंगे ये। जैसे ही राष्ट्रपति को लगेगा कि प्रधानमंत्री लोकसभा में अपना बहुमत खो चुका है, सरकार अल्पमत में आ गई है, तो प्रधानमंत्री को 2 काम कहेगा कि या तो तुम लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करो या त्यागपत्र दे के हट जाओ। अगर ये लोकसभा में प्रधानमंत्री बहुमत नहीं सिद्ध करता है और त्यागपत्र भी नहीं देता है तो राष्ट्रपति इसको ऑन द स्पॉट बर्खास्त कर देगा। ठीक है, तो ये चीज जान लीजिए। अब आता है प्रधानमंत्री के वेतन एवं भत्ते क्या होते हैं, ये संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज देख लेते हैं हम लोग। अब आते हैं प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियां क्या क्या हैं। प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियां क्या हैं, तो देखिए भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जिस कारण व्यवहारिक रूप में प्रधानमंत्री ही शासन प्रणाली का सर्वोच्च अधिकारी होता है, जिससे विभिन्न प्रकार की संवैधानिक शक्तियां प्राप्त हैं। तो देखिए जो कहा जाता है ना कि नाम मात्र की कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं, लेकिन वास्तविक कार्यकारी शक्तियां किसमें हैं, मंत्रिपरिषद में हैं, जिसका प्रधान कौन है, प्रधानमंत्री है। तो देखिए क्या है मंत्रिपरिषद के संबंध में प्रधानमंत्री का कार्य क्या है या शक्तियां क्या हैं, तो देखिए उसमें क्या है, यह मंत्रियों की नियुक्ति करने हेतु राष्ट्रपति से सिफारिश करता है। आपने देखा होगा कि हमने पढ़ा था, केंद्रीय मंत्रिपरिषद पढ़ा था, तो उसमें देखा था कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे प्रधानमंत्री क्या क्या है कि मंत्रियों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश करता है कि भैया इनको मंत्री बना दीजिए, आप शपथ दिलाए, तो राष्ट्रपति उनको क्या करता है, प्राइम मिनिस्टर के रूप में उनको शपथ दिलाता है। ठीक है, फिर क्या है, फिर प्रधानमंत्री क्या करता है, वह मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय आवंटित करता है और उसमें परिवर्तन करता है। आपने देखा होगा कि जब ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार का गठन हुआ है इस बार 4 जून के बाद जो परिणाम आए हैं 4 जून को और 9 जून को जो सरकार गठित हुई है, तो इसमें मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता का शपथ तो दिला दी गई, इनके विभागों का बाद में बंटवारा प्रधानमंत्री द्वारा किया गया और प्रधानमंत्री बीच में जब चाहे तब किसी मंत्री के विभाग में परिवर्तन कर देगा कि आपको आज से ये मंत्रिमंडल से इस पद पे हटा के इस पद मंत्रिमंडल या विभाग को सौंपा गया है। तो ये प्रधानमंत्री का अपना निजी मामला है। फिर क्या है, वह किसी भी मंत्री को हटा सकता है या राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। प्रधानमंत्री क्या होता है कि देखिए जो राष्ट्रपति है वही मंत्रियों की नियुक्ति करता है, तो राष्ट्रपति के आदेश पर ही मंत्री हटेंगे भी, ये भी जान लीजिए। तो प्रधानमंत्री किसी मंत्री को तुरंत अपने फैसले से नहीं हटा देगा, वो राष्ट्रपति से सिफारिश करेगा कि इसको मंत्री पद से हटाइए, या अगर नहीं हटता है तो राष्ट्रपति से कहेगा कि आप इनको बर्खास्त कर दिए। अब मंत्री पद से हटाइए का मतलब क्या है कि प्रधानमंत्री कहेगा किसी मंत्री से कि आप त्यागपत्र दे दीजिए। त्यागपत्र वो किसको मंत्री देगा, वो मंत्री देगा जाके राष्ट्रपति को। और अगर त्यागपत्र नहीं दे रहा है और प्रधानमंत्री उसको हटाना चाह रहा है तो राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री सिफारिश करेगा कि भैया इनको आप बाहर फेंको उठा के, तो राष्ट्रपति ऑन द स्पॉट उस व्यक्ति को मंत्री पद से बर्खास्त कर देगा। ठीक है, अब क्या है, फिर प्रधानमंत्री
वह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है तथा उसके निर्णयों को प्रभावित करता है। जाहिर सी बात है कि मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन है? प्रधानमंत्री है। तो वही मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करेगा और मंत्रिपरिषद क्या निर्णय लेगी, क्या काम करेगी, उसके निर्णय को कौन प्रभावित करेगा? प्रधानमंत्री प्रभावित करेगा। और आज के समय में जानते हैं कि जो प्रधानमंत्री तत्कालीन निवर्तमान प्रधानमंत्री हैं, ये कितना ज़्यादा डोमिनेटिंग पर्सनालिटी वाले हैं कि ये पूरे मंत्रिपरिषद जो है, एक तरह से मजाक में लोग कहते हैं कि मंत्री जो हैं वो सिर्फ पद के लिए हैं, वो कोई काम नहीं करते हैं। अगर कहीं किसी ट्रेन का इनॉग्रेशन करना होगा तो प्रधानमंत्री ही करेंगे, किसी चीज़ का इनॉग्रेशन करना हो तो प्रधानमंत्री ही करेंगे, सारा कुछ प्रधानमंत्री, मतलब पीएमओ के थ्रू ही होता है, मंत्री बेचारे कुछ नहीं करते हैं। तो ये बात सही भी है कि किस हद तक मंत्रिपरिषद के निर्णयों को प्रभावित करता है। चलिए अगला है प्रधानमंत्री, मतलब वह सभी मंत्रियों में समन्वय करते हुए उनकी गतिविधियों को नियंत्रित एवं निर्देशित करता है। मतलब सारे मंत्रियों में समन्वय करता है कि भैया आपस में टकराव नहीं, जो गतिविधियां हैं या जो कार्य हैं आपके, उनको वो नियंत्रित करता है, उनको निर्देशित करता है कि आप ये काम कीजिए, आप काम कीजिए, देखते हैं नहीं, तो ये चीज़ होता है। अब देखिए, एक होता है कि जब कोई मंत्री त्यागपत्र देता है तो सरकार के अस्तित्व पर कोई संकट नहीं आता है, सरकार चलती रहती है। लेकिन जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है तो पूरी मंत्रिमंडल क्या हो जाती है? विघटित हो जाती है। क्यों विघटित हो जाती है? क्योंकि मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री। जब प्रमुख ही नहीं है तो पूरी मंत्रिपरिषद क्या हो जाती है? विघटित हो जाती है। फिर जो प्रधानमंत्री बनेगा वो अपने हिसाब से नए मंत्रिमंडल को क्या करेगा? मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेगा, राष्ट्रपति फिर उसको शपथ दिलाएगा। इसको ऐसे समझते हैं कि जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी तो उस समय इंदिरा गांधी क्या थी? सरकार की प्रमुख थी, प्रधानमंत्री पद पे थी, तो पूरा जो मंत्रिपरिषद था उनके नेतृत्व में वो कोलैप्स हो गया, मतलब वो विघटित हो गया। फिर जब डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह ने जब राजीव गांधी जी को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई तो उस समय फिर प्रधानमंत्री को उन्होंने शपथ दिलाई और बाकी मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। तो याद रखिएगा कि जब कोई मंत्री, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो, चाहे राज्य मंत्री हो, चाहे उप मंत्री हो, जब इस्तीफा देता है या त्यागपत्र देता है या उसको राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त किया जाता है तो मंत्रिपरिषद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बस एक इंडिविजुअल व्यक्ति मंत्रिपरिषद से बाहर हो जाता है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री बर्खास्त होता है या वो त्यागपत्र देता है या उसकी मृत्यु होती है तो पूरा मंत्रिपरिषद क्या हो जाता है? विघटित हो जाता है, याद रखिएगा। अब देखते हैं कि राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री का क्या शक्तियां और कार्य हैं। तो देखिए क्या है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी के रूप में कार्य करते हुए निम्नवत कार्य करता है। मतलब ये मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। किसके मध्य? मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के मध्य एक मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। क्योंकि प्रधानमंत्री भले सरकार का या मंत्रिपरिषद का प्रमुख है, लेकिन निर्णय कौन लेगा? मंत्रिपरिषद का जो कैबिनेट मंत्रियों का एक होता है जिसको बोलते हैं मंत्रिमंडल, निर्णय वही लेता है। ठीक है, मंत्रिमंडल, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ है उसके बारे में, इसलिए उसको रिपीट करना जरूरी नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है कि पहला कार्य क्या है? संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय राष्ट्रपति को प्रदान करे। मतलब इसका एक कर्तव्य है कि भाई कोई भी प्रशासन संबंधी या विधेयक संबंधित या कुछ भी निर्णय लिया गया है तो राष्ट्रपति को ये प्रधानमंत्री क्या करे? सूचित करे, उसको बताए। ठीक है, अब उसका दो यहाँ पे और बताया गया। इसमें है संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान संबंधित निर्णय आदि की जानकारी राष्ट्रपति के मांगने पर उसे प्रदान करे। मतलब राष्ट्रपति अगर निर्णय मांगता है कि भैया आपने प्रशासन संबंधित कौन कौन सी नीतियां हैं, विधेयक के संबंधी या कानून के संबंध में कौन कौन से आपने निर्णय लिया है, क्या करने जा रहे हैं, हमको दीजिए, तो ये देगा। और दूसरा, ऐसे किसी विषय पर जिसके संबंध में किसी मंत्री ने निर्णय लिया हो परंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखवाएगा। जैसे कोई मंत्री है, मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य है, उसने कोई व्यक्तिगत रूप से कोई निर्णय लिया है लेकिन अभी मंत्रिपरिषद ने उस पर विचार नहीं किया है, तो ये राष्ट्रपति से कहकर उस मंत्री से क्या करेगा कि मंत्रिपरिषद के समक्ष उस पर विचार करवाने के लिए कह सकता है। तो ये राष्ट्रपति उस मंत्री से, व्यक्तिगत जो मंत्री है उससे कह सकता है कि भैया आपने जो निर्णय लिया है इसको मंत्रिपरिषद के सामने आप रखिए विचार के लिए, तो ये भी हो सकता है। फिर क्या है, देखिए, प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में सलाह देना है। जैसे मंत्रिपरिषद क्या करती है, जैसे महान्यायवादी है, ठीक है, जो सरकार का क्या है, केंद्र सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। फिर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, जो CAG जिसको बोलते हैं, उसका है। फिर संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य एवं अध्यक्षों की नियुक्ति है। फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति है। फिर वित्त आयोग के सदस्य एवं अध्यक्षों की नियुक्ति, सदस्यों एवं अध्यक्ष की नियुक्ति है।
इस संबंध में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को क्या करता है, सलाह देता है। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही इन अधिकारियों की नियुक्ति करता है। तो ये राष्ट्रपति के संबंध में इसके अधिकार हैं। अब हम लोग आते हैं संसद के संबंध में प्रधानमंत्री के क्या कर्तव्य और अधिकार हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने एवं सत्रावसान करने के संबंध में सलाह देता है। अब जानते हैं कि सत्र क्या होता है। संसदीय कार्य संपादन के लिए, जैसे डेली संसद सदस्य तो आके संसद में बैठेंगे नहीं, तो ये क्या होता है ना कि सामान्यतः भारत में 3 बार, एक वर्ष में 3 बार संसद का सत्र आहूत किया जाता है सामान्य रूप से। एक होता है बजट सत्र, जो फरवरी से अप्रैल तक चलता है, मार्च तक चलता है, ठीक है, ये बजट सत्र होता है। दूसरा होता है मानसून सत्र, जो जुलाई अगस्त में चलता है। तीसरा होता है शीतकालीन सत्र, जो दिसंबर में चलता है, दिसंबर के आसपास। तो ये होता है। अब इसमें ये प्रावधान है कि राष्ट्रपति को सत्रों का इस तरह से आहूत करना है या सत्रावसान करना है कि 2 सत्रों के बीच में 6 माह से अधिक का समय न हो, यानी कि टाइम लैग न हो, अंतराल 6 माह से अधिक का समय अंतराल न हो। तो इस तरह से अब ये सत्र को आहूत करना या सत्रावसान करना, ये कौन प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। चलिए, वो और क्या है, वह राष्ट्रपति से लोकसभा विघटित करने की सिफारिश करता है। अब देखिए, जब प्रधानमंत्री को लगता है कि लोकसभा का विघटन कर देना चाहिए, नया चुनाव कराना चाहिए, तो राष्ट्रपति से सिफारिश करता है कि आप लोकसभा का विघटन कर दीजिए। तो राष्ट्रपति, अब देखिए, अगर प्रधानमंत्री या कि जो सत्ताधारी दल है इसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, तो राष्ट्रपति इसके कहने के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है, फिर राष्ट्रपति मना नहीं कर सकता। लेकिन राष्ट्रपति को लग जाए कि ये मंत्रिपरिषद जो है ये लोकसभा में अल्पमत में है और ये हमसे कोई काम करने के लिए कर रही है, तो वो राष्ट्रपति तब करने के लिए बाध्य नहीं है। जब सरकार अल्पमत में है लोकसभा में और फिर वो कहती है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कहता है कि लोकसभा को विघटित कर दीजिए, तब उसकी सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। याद रखिएगा, जब तक सरकार को बहुमत प्राप्त है लोकसभा में, तभी तक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की बात मानने के लिए बाध्य है, मंत्रिपरिषद की बात। लेकिन जैसे ही लोकसभा में सरकार अल्पमत में आती है, उसकी बात को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। फिर क्या करता है प्रधानमंत्री, वह सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। मतलब सभा पटल पर सरकार की क्या क्या नीतियां हैं उसकी घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। अब आते हैं प्रधानमंत्री की अन्य शक्तियां क्या क्या हैं और अन्य कार्य क्या है, उसके अन्य शक्तियों और कार्य के बारे में प्रावधान क्या है। तो देखिए, पहला क्या है, प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद और कुछ अन्य संस्थाओं की अध्यक्षता करता है। ये जितनी संस्थाएं हैं ना, इनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे पढ़ने को कोई मतलब नहीं है, आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए बस नाम जानते रहिए। इनकी क्या करता है, संस्थाओं की बैठक जब होती है तो इनकी अध्यक्षता कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है, ठीक है। और प्रधानमंत्री क्या करता है, वह राष्ट्र की विदेश नीति को मूर्त रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इसको देने में। मतलब विदेश नीति कैसी होगी, उसमें क्या क्या चीज़ होगा, उसको ये प्रभावी रूप में प्रधानमंत्री क्या करता है, उसको नियंत्रित करता है या उसको दिशा देता है। फिर क्या है कि प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता है। जैसे नहीं देखते हैं कि आप कोई मुद्दा आता है, जैसे अभी देखे थे मणिपुर का था, तो बहुत डिमांड की गई थी कि प्रधानमंत्री इस पे स्टेटमेंट दे, मणिपुर क्यों नहीं गए, मणिपुर में क्यों जल रहा है, ये सब है। तो प्रधानमंत्री जो स्टेटमेंट देता है वो सबसे बड़ा स्टेटमेंट होता है, क्योंकि वो सबसे बड़ा अधिकारी है सरकार का और वही सरकार का प्रमुख प्रवक्ता है। जो वो कह दिया इसका मतलब ये सरकार की पूरी नीति है, ठीक है। और क्या है, वह आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रमुख होता है। जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसका प्रमुख कौन है, प्रधानमंत्री होता है। जो किसी भी समय आपदा आती है तो उसके लिए जो रेस्क्यू या जो भी राहत एवं पुनर्वास कार्य करता है वो प्रधानमंत्री उसी की अध्यक्षता करता है, ठीक है। और राज्यों में मुख्यमंत्री करता है, जो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है। चलिए, और क्या है, वह देश का नेता है, इस कारण वह विभिन्न राज्यों के विभिन्न वर्गों के लोगों से मिलता है और उनकी समस्याओं के संबंध में ज्ञापन प्राप्त करता है। तो ये भी कार्य उसका है कि भाई इस देश का सबसे बड़ा नेता है, वो देश का नेतृत्व कर रहा है, तो विभिन्न समुदायों से, विभिन्न लोगों से मिलता है, फिर उनकी समस्याओं के बारे में ज्ञापन प्राप्त करता है, फिर ज्ञापन प्राप्त करके संबंधित मंत्री या अधिकारी को निर्देश देता है उनको समाधान के लिए। तो ये सब प्रधानमंत्री के कार्य हैं, ठीक है। अगला क्या है, वह सत्ताधारी दल का नेता होता है। बात जाहिर सी बात है कि जो सत्ताधारी दल है उसका नेता होगा, तभी तो प्रधानमंत्री के रूप में उसको नियुक्ति होगी। नेता का मतलब विधानमंडल का उसका, ठीक है, संसदीय दल का उसका नेता यही होता है, ठीक है। फिर क्या है, वह सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख है। जो तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, लेकिन राजनीतिक प्रमुख कौन है, प्रधानमंत्री। अगर सेना का जो प्रमुख है राष्ट्रपति, तो वास्तविक शक्तियां कौन निर्देशित करता है, मंत्रिपरिषद करती है, और मंत्रिपरिषद का नेतृत्व कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। तो ये जो थे
प्रधानमंत्री से संबंधित जो थे प्रावधान थे, जिसमें प्रधानमंत्री की शक्तियों और कार्यों के बारे में उल्लेख किया गया था। ठीक है, आई होप ये चैप्टर आपको आया होगा। जो इसके पहले केंद्रीय मंत्रिपरिषद है और इस चैप्टर को दोनों को एक साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, इसके बाद मैं आपको राज्य कार्यपालिका के बारे में बताऊंगा। तो उसमें हम लोग अभी तक देखे केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में, अब इसके बाद जो हम लोग करेंगे राज्य मंत्रिपरिषद और फिर वहां पे मुख्यमंत्री की स्थिति। तो दोनों का कंपेरिजन करते हुए जब हम लोग चलेंगे, जैसे हम लोग राष्ट्रपति और फिर राज्यपाल का कंपेरिजन करके पढ़ा, फिर यहाँ पे केंद्रीय मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और राज्य मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद केंद्रीय विधायिका का और फिर राज्य विधायिका का अध्ययन करेंगे, विधानमंडल का। तो बहुत कंपेरिजन अध्ययन जब करेंगे तो यहाँ पे पता चलेगा कि हाँ कैसे कैसे इनमें समानताएं हैं और कैसे अंतर हैं। चलिए, आज का टॉपिक खत्म होता है यहाँ पे, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।